सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2021 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, आज हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसके पार्ट 2 में हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम इधर और नीचे टेलीग्राम, ठीक है, दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन जो होते हैं बहुविकल्पी हैं, उसके बाद 6 से 11 तक जो भी होते हैं 6 क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय जिसे बोलते हैं। चलो तो आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है क्षेत्रफल, आयतन, धारिता और परिमाप। 4 में से क्या चीज है? तो क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं? वो स्थान क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, ये 2D आकृति है, ठीक है, 2D आकृति है ये। जैसे ये होता है ना, तो ये 2D आकृति है। इसमें क्या कर रहा है, ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप। जैसे कोई ये बॉल है, जैसे यही है, यही मान लो, यही जो ये पेन है, ये कुछ स्थान घेरता है ना, तो इसको बोल रहा है। तो क्या चीज़ है? तो ये क्या होती है? आयतन होती है। धारिता क्या चीज़ होती है? धारिता कुछ ऐसा होता है, किसी चीज़ की कैपेसिटी, एक तरीके से क्षमता। जैसे एक बाल्टी ये साइज का है, इसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसके कैपेसिटी की बात करता है। ठीक है, तो वो धारिता में आता है कि उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, वो ये बात करता है, वो धारिता है। और जो खुद स्थान घेरता है, जैसे इसने कुछ स्थान घेरा है, कोई भी एक ईंट है, कुछ भी चीज़ है, जैसे यही हाथ ही मेरा है, तो ये कुछ स्थान घेर रहा है ना, तो ये चीज़ क्या हुआ? आयतन हुआ। और कैपेसिटी, जैसे एक गिलास में कितना पानी जा सकता है, तो कुछ इस टाइप की जब बात होती है तो इसे क्या बोलते हैं? धारिता। तो आयतन और धारिता में अंतर होता है, जबकि सूत्र एक ही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी परिमाप तो अलग चीज़ होता है। जैसे ये क्या है, ये है एक वर्ग है, तो इसके चारों तरफ की माप को क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि घेरे गए स्थान को, तो इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आयतन और धारिता, तो इसमें से क्या सही है? आयतन सही है। धारिता किसी चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, कितना पानी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? तो आप लोग जानते हैं ये दोनों क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 या 5, कुछ भी लिखा है, तो 4/1 कर सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या की कोई भी पूर्ण संख्या है, उसमें हम बटा 1 लगाकर उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो हर जो भी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। बस ये ध्यान रहे कि पूर्ण संख्या, हर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिसमें हर जीरो ना हो, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हर में या बटे में जो उसका होता है जीरो भरना हो। और आप लोग ये भी जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। चलो भाई, ये मान लो एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। चलो ऐसे नहीं, सूत्र बताते हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, परिमाप कितना दिया है? 4 मीटर। ठीक है, तो 4 परिमाप दिया है, सूत्र में क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो गया? 4/4, 4, और ये 4 नीचे आ गया, 4/4 यानी कि 4 1 के 4, 4 1 के 4, यानी कि भुजा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो भुजा कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर। कहाँ से दे दिया, सॉरी, अच्छा हाँ, भुजा बराबर 1 आ गया। जब भुजा आ गया तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना आया है? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही तो होता है ना, तो 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, समझ में आया? क्या था? परिमाप दिया था 4 मीटर, तो हमने परिमाप का सूत्र लगाया। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो परिमाप हमारा 4 दिया, तो परिमाप की जगह पे 4 लिखे, बराबर 4 गुणे भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो गया? ये 4 के बटे में ये आ जाएगा, तो 4/4, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 1। अब जब भुजा 1 आई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 1 का
स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग मीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो ये सीधा सा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ना, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सीधे सूत्र ही पूछ लिया। चलो आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण, वे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वो क्या होते हैं, रैखिक समीकरण। या फिर वे समीकरण जिसमें एक घात होता है, अधिकतम वाला, सबसे बड़ा घात। जैसे देखो, अगर कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है। अगर कहीं कहे x पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 5, तो अब इसमें क्या है, अधिकतम घात क्या है, 4 है। तो ये क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा समीकरण है जिसमें केवल रहे x प्लस 3x प्लस 2 या फिर 3x प्लस 5 बराबर 5 या फिर कुछ भी ऐसा रहे, 3x प्लस 5 बराबर 7 8, कुछ भी रहे जिसमें x की घात, अधिकतम घात जो हो 1 हो, मतलब उसमें स्क्वायर स्क्वायर न रहे, सिंपल सिंपल वाला रहे, वो इसी को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो अब चेक कर लेते हैं चारों में से कौन सा लीनियर है और कौन से में स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो चेक करते हैं, ये क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, कोई घात नहीं लगी है, यानी कि ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। दूसरे में आते हैं, इसमें भी कोई घात नहीं लगी है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। तीसरे पे आते हैं, इस पे देखो 5, तीसरा क्या है, एक बार हल कर लेते हैं, है तो नहीं लेकिन मैं आपके लिए हल करता हूँ। 2p प्लस 1 बराबर 4, सीधा से गुणा कर दो, 5 दूना 10p बराबर 5। इसमें भी कोई घात वाली बात नहीं है, तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर जो है, यही वाला जो है रैखिक समीकरण नहीं है। कैसे, क्या है, x प्लस 1/x बराबर 7। चलो, तो x का उसमें एलसीएम लेंगे, x आएगा, फिर इसका इधर गुणा होगा, x का x में गुणा होगा, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7। तो जब तिरछा तिरछा गुणा होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x। अब देखो इसमें स्क्वायर आ गया ना, यानी कि घात 1 से ज़्यादा हो गई ना, जब इसमें ये क्या है, द्विघातीय समीकरण। लेकिन इसमें क्या पूछा, रैखिक समीकरण नहीं है, तो यही वाला तो है जो रैखिक समीकरण नहीं है, बाकी सब क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन रैखिक समीकरण है, यही चौथा ऑप्शन जो है यही रैखिक समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें 2 घात लगी हुई है। ठीक है, चलो, तो ये तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे, जो लघु उत्तरी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जब से मैं मिटा रहा हूँ तब से आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, इसका दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लिया करिए। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आप ढूंढ रहे हो टेलीग्राम पे कैसे कैसे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहीं से देख लिया करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ऐसे लिखो सोल्यूशन। देखो भाई, संख्या रेखा क्या होती है, ऐसे। ठीक है, बीच में होता है 0, इधर चलते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे पॉजिटिव +1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इधर क्या आते हैं -1, -2, -3, फिर ऐसे -4, ऐसे चलते चला जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि -4/5, -4/5 क्या है, माइनस कह रहा है, यानी कि ये 0 के इस तरफ जाएगा। देखो माइनस लगा है, तो माइनस वाली संख्याएं क्या हैं, ये लेफ्ट वाले साइड यानी कि बाएं तरफ हैं, अब प्लस वाली संख्याएं इधर है, तो ये माइनस कह रहा है यानी कि इस साइड में जाएगा। 49, 0.8 है, 0.8 क्या है, 1 के इधर आएगा, 0 के बाद में आएगा। ठीक है, सॉरी, तो वहाँ मैंने 0.2 लिख दिया था, 0.48 होता है ना, हाँ 8 बार जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया छठा क्वेश्चन। ऐसे ही संख्या रेखा बना के बीच में एक बिंदु रख के
लिख देना -5 4/5। चलो आओ 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है कि स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख यानी कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में अंतर बताइए। 2 अंतर हमको बताने हैं, ठीक है। चलो, स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख यानी कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में 2 अंतर बताने हैं। तो पहले आप समझ लो होता क्या है। देखो, जो बार डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं, आप खुद ही आप अंतर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये बच्चों की संख्या हो गई, ठीक है। बच्चों की संख्या यानी कि कक्षा, जैसे मान लो कि कक्षा, कोई स्कूल है, विद्यालय है, विद्यालय में कुछ बच्चों की संख्या है, जैसे कक्षा 5 6 7 8 9 में कुछ बच्चों की संख्या। तो मान लो कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, कक्षा 7 है, कक्षा 8 है, ठीक है। आप लोग ट्रेनिंग करने गए होंगे तो 6 7 8 वाले रहे होंगे। तो मान लो कि आपके प्राइमरी विद्यालय की ये 3 कक्षाएं हैं और मान लो कि कक्षा 6 ऐसे ऐसे बना लो, यहाँ पे 10 20 30 40 50। मान लो कि कक्षा 6 में 30 बच्चे थे तो ये ऐसे बन गया। कक्षा 7 में 35 बच्चे थे तो ऐसे बन गया। कक्षा 8 में 40 बच्चे थे तो ऐसे बन गया, ठीक है। अरे डिज़ाइन पे मत जाना, मतलब समझो कंसेप्ट। चलो, हम 2 चित्र पहले बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि अंतर क्या है, लिखना कैसे है। चलो, अब अगर दूसरी जगह दिया है कि इन्हीं में जब टेस्ट हुआ तो 0 से लेके 10 अंक तक पाने वाले, फिर 20 अंक, 30 अंक, 40 अंक और 50 अंक, 50 नंबर का हुआ था। इधर बच्चों की संख्या है, ठीक है। मान लो 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे। अब दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे जो 0 से लेके 10 के बीच में, ऐसे 10 बच्चे थे जिन्होंने 0 से लेके 10 नंबर तक पाए थे, ठीक है। मतलब 0 से लेके 10 के बीच में थे जो बच्चे। और मान लो कि 15 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 नंबर से ज़्यादा और 20 नंबर से कम, यानी कि 10 से 20 के बीच में। फिर मान लो कि 20 बच्चे ऐसे थे जो 20 से 30 में थे, और मान लो 5 बच्चे ऐसे थे जो 30 से 40 के बीच में पाए थे, और सिर्फ 1-2 बच्चे थे जो 40 से 50 के बीच में पाए थे। अब देखो, इसे बोलते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम, ठीक है। बार DIAGRAM। और इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का हिंदी क्या दिया है? ये स्तंभाकृति, स्तंभाकृति। अब बार डायग्राम का क्या दिया है? स्तंभ आरेख। क्या दिया है? स्तंभ आरेख। अब देखो, 2 अंतर पूछ रहा है, तो अब देखो दोनों में अंतर कुछ समझ में आ रहा है। इसके जो ये आरेख हैं, ये जो स्तंभ हैं, जो डंडे हैं, जो बार हैं, बार यानी कि हिंदी में सलाखें, सोचो सलाखें, इतना शुद्ध हिंदी। ये जो बार्स हैं, जो भी ये डंडे हैं, वो अलग अलग हैं, बीच में गैप है। और जबकि हिस्टोग्राम में क्या है? सब सटे हुए हैं, बिल्कुल गैप इनके बीच में नहीं है। तो पहला अंतर तो यही हो गया है कि जो बार डायग्राम होता है उनकी सलाखों या स्तंभों या डंडों के बीच में अंतर होता है, ठीक है। गैप होता है, अंतराल होता है, ठीक है। बीच में स्पेस होता है। जिस भी भाषा में जैसे भी लिखना चाहे, बीच में जगह होती है, उनके बीच में अंतराल होता है, ठीक है, या फिर उनके बीच में खाली जगह होती है, आप जो भी लिख सकते हो। कि बार डायग्राम यानी कि जो स्तंभ आरेख होता है, उनके सलाखों, आरेखों, डंडों, जो भी लिखना चाहो, उनके सलाखों के बीच में गैप होता है। जबकि हिस्टोग्राम में जो गैप नहीं होता, वो सटे हुए होते हैं। पहला अंतर। दूसरा चीज क्या है? आप अगर इस पे देखें तो इसमें हर एक कक्षा का बताया गया है। कक्षा 6 वाले, कक्षा 7 वाले, कक्षा 8 वाले। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल डेटा दिखाता है, ये व्यक्तिगत रूप से दिखाता है। मान लो कक्षा 6 की जगह पर सोहन मोहन भी लिख सकते थे। तो ये चीज जो है, ये व्यक्तिगत रूप से किसी को दिखाता है कि कक्षा 6 वाले जो हैं वो कितने बच्चे हैं। इसमें क्या है? कक्षा 7 वाले कितने बच्चे हैं। ये क्या है? कक्षा 8 वाले कितने बच्चे। मतलब एक व्यक्तिगत, एक किसी पर्टिकुलर कक्षा की बात हो रही है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक ही क्लास के, एक ही कमरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है, दूसरा जो हिस्टोग्राम है, इसमें क्या है? एक रेंज की बात कर रहा है। इसमें एक रेंज की बात कर रहा है कि 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। तो जो हिस्टोग्राम होता है, यानी कि जो स्तंभाकृति होती है, वो एक सामूहिक डाटा या फिर ग्रुप्ड डेटा जो होता है ना, एक ग्रुपिंग की बात करता है, एक समूह की बात करता है, ऐसे ही लिख दो। जो हिस्टोग्राम यानी कि स्तंभाकृति होती है, वो समूह की बात करता है। लेकिन
जो बार ग्राफ होता है वो व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत आंकड़ों की बात करता है। समझ में आया? आसान है। ठीक, दो चीजें मैंने बताई, दो ही बताना था। क्या चीज? कि बार डायग्राम में सलाखों के बीच में गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। दूसरी चीज, ये व्यक्तिगत डेटा बताता है, ये सामूहिक डेटा बताता है, यानी कि ये इंडिविजुअल का बताता है, ये एक ग्रुप का बताता है। ठीक, देखो इसमें साफ साफ इसमें 10 से 20, 30, 20 से 30, 30 से 40, एक रेंज की बात कर रहा है इसमें, और इसमें कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, मतलब अलग अलग लोगों की बात कर रहा है। ठीक, तो यही दो अंतर है, आप लोग लिख देना। बाकी चित्र बना दोगे तो वाह वाह। चलो, चित्र बनाने की वैसे जरूरत नहीं है यार, एक नंबर में इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आप लोग को समझाने के लिए बताया कि समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब इसमें 2 नहीं 10 अंतर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ही पूछा था, एक नंबर में कितना ही पूछेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब इतना का मान से ज्ञात करो। चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का म स ज्ञात कीजिए। म स ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है? म स ज्ञात करना है। तो चलो ऐसे लिखो, सोल्यूशन कुछ नहीं है। म स का मतलब क्या होता है भाई? ऐसी संख्या ढूंढो जिससे सभी कट जाएं। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं, इसका म स ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरी संख्या क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो अब इसका क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। दो चीजें हैं, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों में जो कॉमन होगा वही म स। तो म स का मतलब क्या होता है? कि वो संख्या जिससे कट जाए। जैसे देखो 2 और 8 का अगर म स कहे तो क्या होगा भाई? 2 ही होगा ना, यानी कि 2 एक कम 2, 2 भी कटा जा रहा है, 2 चौका 8 भी कटा जा रहा है। अगर कोई कहे 3 और 12 का म स बताओ तो क्या होगा? 3 होगा ना, आया 3 एक के 3, 3 चौका 12। अगर कोई कहे 4, 8 और 12 का म स बताओ तो क्या होगा? इसका 4 ही होगा ना, 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। मतलब 4 ऐसी संख्या है जो इसको भी सभी को काटे दे रहा है। वैसे ही म स क्या होता है? जो सभी में काट सके, जो सभी को काट सके। तो इसमें क्या है? जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे इसमें देखो 4 और 12 में क्या है? 4 कॉमन है। कैसे 4 कॉमन है? 4 एक के 4 और यहाँ पे 12 में क्या है? 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, 4 12। तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो कॉमन है। तो इसी तरीके से इसमें जो कॉमन होगा वही म स होगा। चलो तोड़ लो पहले अलग अलग। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में, ठीक है ये था। अब इसमें से क्या करें? एक्स कॉमन ले ले। तो एक्स जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? एक्स माइनस 1, यही बचा ना, एक्स माइनस 1। अब इधर आते हैं दूसरे में, क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका चलो कर लेते हैं गुणनखंड। क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में ये था ना। चलो अब इसका अरे अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। ठीक है, इसमें तो क्या क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही बचा ना। देखो जब एक्स ले लिए तो 3x था तो 2x बचा, 2x यहाँ पे था, 1x बचा, 1x था वो भी निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, यानी कि क्या आ गया? एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये कहीं कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि क्या है? बस इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? अतः म स बराबर, अतः म स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी है, यानी कि म स बराबर एक्स, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो क्या करना था, इसका म स कह रहा था, तो म स मतलब उसको पहले तोड़ लो छोटे छोटे भागों में, और जो कॉमन आए वही म स होगा, जो दोनों में होगा वही म स होता है। ठीक है, तो इसको जब तोड़ा तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, तो एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? एक्स माइनस 1। ठीक है, दूसरे को जब तोड़ा तो यहाँ पे ये एक्स एक्स इसमें भी था, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये टूटेगा नहीं, जबरदस्ती तोड़ने का कोई मतलब है नहीं। तो क्या है? एक्स एक्स इसमें भी दोनों में था तो वही एक्स कॉमन हो गया, तो अतः म स बराबर एक्स, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस वाले पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अटपटे आपको लग सकते हैं, बाकी हैं कुछ नहीं, एकदम आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, प्रश्न संख्या 9। चलो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो क्या है? 3x क्यूब वाई क्यूब डॉट यानी कि गुणा 4xy क्यूब
ब्रैकेट बंद भागे 6x² y को सरल कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, सरल कीजिए मतलब इसको सॉल्व करो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, 3x³ y³ यानी कि 3x की घात 3 y की घात 3 गुणे 4x y की घात 3 भागे 6x² y। ठीक है, तो चलो इसको क्या करते हैं, बटे में लिख लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसे, 3x³ y³ गुणे 4xy³ बटे 6x² y। ठीक, चलो काटें कि चलो पहले गुणा कर दे, चलो पहले गुणा कर देते हैं। नहीं, इसको काट देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2x यहाँ पे था, 3x यहाँ पे था, कट गया, 1x बचा, 1y यहाँ पे थी, 3y यहाँ पे था, तो यहाँ 2y बचा। यानी कि क्या हुआ, देखो 3 चौका 12, 1x ये है, 1x ये है, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर। y 2 ठो यहाँ बचा, 3 यहाँ, तो टोटल y कितना हो गया, y 5 हो गया। ठीक है, बटा 6। समझ में आया, देखो 2x यहाँ था, 3x यहाँ पे था, तो जब ये इसमें कटेगा तो घटता है, घातें घटती हैं, तो 3x में से 2x चला गया, कितना x बचा, 1x बचा। अब यहाँ पे 3y था, यहाँ पे 1y था, जब इस 3 में से 1y चला गया तो कितना बचा, 2y बचा। ठीक, तो ये वाला यहाँ से तो दोनों खत्म। अब देखो 3 चौका 12, x 1 ठो यहाँ बचा था, 1 यहाँ पे है, तो 1 1 2 ठो जुड़ गए। ठीक है, गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पे 2 ठो y था, अब 3y यहाँ पे था, तो y कितना हो गया, 5 हो गया, ये 5 लिखा है। ठीक है, ये 5 लिखा, तो 5y हो गया, तो 12x² y के पावर 5 बटे 6, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि क्या आंसर आ गया, 2x² y की घात 5, यही हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था यार, इसको गुणा करके भाग देना था, और कुछ नहीं था, सिंपल सा था। कक्षा 5 वाली चीज़, 5-6 वाली। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, प्रश्न संख्या 10। ठीक, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई लिख लेते हैं ऐसे सॉल्यूशन। और क्या दिया है, दिया है घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 125 वर्ग मीटर। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल दिया है 125 वर्ग मीटर, तथा घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 4.5 मीटर। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल दिया है 125 वर्ग मीटर, और घनाभ की ऊंचाई दिया है 4.5 वर्ग मीटर। तब पूछ क्या रहा है, आयतन। तब घनाभ का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, और घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दो। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, घनाभ का, अब ऐसे लिखो, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ की लंबाई गुणे घनाभ की चौड़ाई गुणे घनाभ की ऊंचाई। ठीक है, यही तो होता है घनाभ का आयतन। घनाभ हो या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। आप ये देखो, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी भी चीज़ का हो, घनाभ हो, घन हो, कुछ भी मतलब नहीं है, सॉरी, कुछ भी चीज़ हो, घनाभ हो या कुछ भी हो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ठीक है, आयतन। तो अब क्या कह रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई जब क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा। देखो, घनाभ का आयतन बराबर क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। देखो, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, घनाभ की लंबाई गुणे घनाभ की चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्षेत्रफल लिख दिया। गुणे ऊंचाई था तो गुणे ऊंचाई लिख दिए। अब देखो, क्षेत्रफल कितना दिया, 125, तो 125
गुणे ऊंचाई कितना दिया है 4.5 तो 4.5। अब 125 में 4.5 का गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो चलो 125 में 4.5 यानी सीधे 45 का गुणा करो। तो 50 में 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 कम 5 1 6, फिर 4 से गुणा करो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 के 4, 1 5, इधर कर दो 5 2 6 5, और एक अंक पे यहाँ दशमलव हो तो एक अंक पे दशमलव लगा दो। तो क्या आया 562.5। क्या आया 562.5 घन मीटर। ठीक है, और यही हुआ आंसर। समझ में आया? एकदम इजी सा क्वेश्चन था आज वाले प्रश्न पत्र में। तो हाँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पूछ लिया था, जैसे बार डायग्राम वाला जो था वो वाला आपसे पूछ लिया था, बार ग्राफ, और इधर स्तंभाकृत वाला जो है तो इसमें पूछ लिया था। आप लोग इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे, बाकी है कुछ नहीं इसमें। इसमें देखो क्या है, 10वां नंबर क्या कह रहा था कि ये घनाभ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 125 वर्ग मीटर और घनाभ की ऊंचाई दी हुई है 4.5 वर्ग मीटर। तब घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो हमने लिखा घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होती है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जगह क्या लिख दिया, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है 125 तो 125 लिखे, गुणे ऊंचाई कितना दिया है 4.5 तो 4.5 लिखे, गुणा किए तो क्या है 562.5, तो 562.5 घन मीटर, यही हो गया आंसर, यानी कि यही हो गया घनाभ का आयतन। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर। चलो भाई, 11वां नंबर का प्रश्न क्या है, x² - 4x - 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। चलो भाई, क्या करना है, ऐसे लिखो सॉल्यूशन, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग और उसको गुणनखंड करना है। क्या है, x² - 4x - 5 को पहले पूर्ण वर्ग बनाओ, फिर इसका करो गुणनखंड। ठीक है, मतलब सिंपली जैसे गुणनखंड होता नहीं था, तो वही गुणनखंड करने के लिए कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाना मतलब कि ये वाला सूत्र, जैसे a + b का होल स्क्वायर जो होता है, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, ये दो सूत्र याद रखना। ऐसे जब पूर्ण वर्ग वाला आता है तो उसमें यही काम में आते हैं। पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर, होल माने पूर्ण होता है ना, तो होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। ठीक, तो वही कह रहा है कि इसको होल स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करो। तो पहले एक बार इसको क्या करो, होल स्क्वायर बनाओ। तो चलो पहले इसको तोड़ते हैं। क्या है, ऐसे लिखो x² - 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 तो लिख लो 4, x² - 4 को क्या लिख देते हैं, 2 × 2 × x - 5। कितना कर सकते हैं, देखो x² को 2 दूना 4, x² - 4x को 2 × 2 × x कर सकते हैं -5। अब अगर इधर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो ये क्या हो गया, a² - 2 × a × b, ये हो गया। देखो a² यानी कि x² माइनस 2 × a × b। देखो यहाँ पे आप देखो, मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन मैं कैसे समझाऊं आप लोग को। देखो a² - 2ab यानी कि a² मिल गया है और 2ab मिल गया है, हमें चाहिए क्या, b²। तो देखो 2ab, a तो x है, देखो a² - 2ab, तो ये तो x है यानी कि a है और ये क्या है, b है, तो b, तो हमें क्या चाहिए, b² चाहिए। देखो अगर हमको a² मिल जाए और -2ab मिले ही है, b² मिल जाए तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलो लिखो x² - 2 × 2 × x - 5। अब 2ab b चाहिए था ना, b क्या है, इसमें 2 है और हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर, b अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी कि हम क्या करते हैं 4 इसमें जोड़ देंगे। अब ऐसे उड़ के तो कुछ चीज़ आ नहीं जाता, तो चलो क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 घटा भी देंगे। ठीक है भाई, जितना हम तुमसे दिए थे, जितना हम तुमको दिए थे उतना हम ले भी लिए। तो 4 जोड़ के 4 घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 + 4 - 4 0 हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
समझ में आया? बस यही दिमाग लगाना है, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, थोड़ा सा है। क्या है देखो, पहले चलो हल कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो एक बार देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 गुणा एक्स प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -4 -5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 4 9, यानी कि -9। अब देखो खेला हुआ, समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसे ए मानो या इसे भी मानो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, 2ab। समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन के क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना -9। -9 को क्या लिख सकते हैं, -9 ऐसे ही लिख देते हैं। समझ में आया? अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये -9 है तो -9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही तो होता है, 3 गुणे 3। ठीक, अब देखो, अब यहाँ फिर एक तो दिमाग लगाने वाला है, यहाँ पे फिर एक तो दिमाग लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसे देखो, इसे भूल जाओ अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर है और माइनस लगा के यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है ना। तो ये क्या है, इसे मानते हैं ए और इसे मानते हैं बी, तो x माइनस 2 मतलब a प्लस बी, यानी कि प्लस b क्या है 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, यानी कि a क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 और b क्या है 3 है, a माइनस बी यानी कि -3। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो, x 3 में से 2 गया, क्या बचा, 1 बचा, तो x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, 2 3 जुड़ गया तो 5, तो यानी कि x माइनस 5, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो यही हो गया हमारा आंसर, और कुछ नहीं है। समझ में आया? एकदम इजी से है, फिर से समझ लो क्या करना था। ये हमारा सवाल दिया था, इसको बोल रहा था पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको बनाया पूर्ण वर्ग के लिए पहले तोड़ दिया, जो भी जैसे था, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा एक्स, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा एक्स, तीनों की इसको तोड़ दिए। ठीक है, -5। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या मिल गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया है, तो हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी की जगह पर हमको क्या मिला, देखो एक्स तो ए है, तो बी क्या है 2 है, यानी कि बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 अगर जोड़ दिए हैं एक्स्ट्रा, हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम 4 जोड़े हैं तो 4 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम लगा नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो 4 जोड़ दिए, 4 घटा दिए, वो भी संतुष्ट कि भाई हाँ ठीक है, 4 जोड़ा तुमने, 4 घटा दिया। अब हम इस 4 को क्या किए, 2 का स्क्वायर लिख दिए, तो क्या हमें मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये -5 -4 जोड़ गए तो क्या हो गया 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक था x और b था 2, तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पे -9 जैसे था वैसे ही आ गया। अब उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब -9 को हमने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर फिर से अब देखो यहाँ तक तो हो गया था, अब इसमें थोड़ा सा और जब ध्यान दिए तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र मैंने क्या बताया, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, एक्स माइनस 2 यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, एक्स माइनस 2 प्लस 3, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2, ये तो ए था, ए माइनस बी यानी कि -3, तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 -3। अब एक्स 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पे x और 2 3 जुड़ गया तो 5 हो गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे हम 12 से लेकर 18 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और ये जर्नी हमारी चलती रहेगी। अब लगता है 2021 के बाद अब तो कोई पेपर हुआ नहीं होगा, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे, जो भी अगर हुआ होगा इसके बाद पेपर तो इसके बाद भी सॉल्व कराएंगे, नहीं फिर मौज करो और क्या। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद।